हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने हमारा वायरिंग एंड आई रूल्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। 50 के करीब हम लोगों ने क्वेश्चंस बना लिए थे। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए अराउंड 100-120 क्वेश्चंस ले आया हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग वायरिंग और आई रूल से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे आरआरबी जेई पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में डील करने वाले हैं। ठीक है। और जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम होने वाला है, ये बहुत ही जल्द होने वाला है। आप मान के चलिए, ऑल्दो ये पोस्टपोन्ड हुआ है, बट बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा। तो और अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो और अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम किस लेवल का होगा, कैसा होगा एग्ज़ाम, तो हमारे जो गेट एकेडमी के ऐप है, गेट एकेडमी के ऐप में जाएंगे। गेट एकेडमी के ऐप में जाएं और वहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं आप आरआरबी जेई की। ठीक है। काफ़ी अच्छा वेल डिज़ाइन एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हम लोग ने प्रोवाइड किया है सभी के लिए। आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, और बहुत ही कम एकदम मिनिमम प्राइस में हम लोग ने इसको अवेल कराया है। इवन हमारे जो कोर्सेज भी हैं, आप देखेंगे तो बहुत ही कम प्राइस के हैं। अगर आपको ज़रूरत लग रही है, कुछ नोट्स कमी रह गई है कुछ आपको प्रिपरेशन में, और ज़रूर उसको वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। ओके, 52 तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। 53 की बात करते हैं। ठीक। और जो क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, ये मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम जो आरआरबी का एग्जाम है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, थोड़े बेसिक लेवल के, थोड़े से आप समझ लो आईटीआई लेवल के, थोड़े पॉलिटेक्निक लेवल के, हर एक लेवल के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। ठीक। चलो, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एयर डिलीवरी ऑफ अ फैन इज इंडिकेटेड बाई। हमारे घर में फैन आता है ना, सीलिंग फैन। ठीक। अपना चार पंखे वाला हो गया। ठीक है। अब इसकी जो एयर डिलीवरी होती है वो किस में हम लोग मेजर करते हैं, तो सीलिंग फैन की आप अपने घर में जो भी आपके सीलिंग फैन होगा आप उसको देखोगे, तो उसके अंदर जो एयर की डिलीवरी है उसको हम लोग दिखाते हैं मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। और जो इसका ब्लेड रहता है, जो इसका ब्लेड रहता है वो किस में मेजर किया जाता है, उस पर भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे उसका, आगे देखेंगे हम लोग उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्विच यूनिट नीडेड टू बी ऑन व्हाट टाइप ऑफ वायर। देखिए, अपने घर में जब भी हमारे घर में समझ लो सिंगल फेज सप्लाई आती है हमारे किसमें, स्विच के अंदर। सिंगल फेज सप्लाई, दिस मीन्स दैट एक लाइव वायर रहेगा, मीन्स उसके अंदर आपका बोलना चाहिए कि वो एक फेज है कोई ना कोई सा, और दूसरा न्यूट्रल आपका आता है। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्विच कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये अपने में वो होगा, कनेक्ट होगा, बट हम लोग क्या करते हैं, इस पे जो स्विच कनेक्ट करते हैं वो किस में करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो स्विच कनेक्ट करते हैं वो फेज में कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं, या अर्थ में कनेक्ट करते हैं, या किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो, घर में जब देखोगे ना आप, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आते होंगे, इलेक्ट्रिशियन बहुत सारे घर में आते हैं विदाउट पावर जो सप्लाई है मेन से, उसको बंद किए बिना ही वो काम करके चले जाते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है, क्योंकि जो कि न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कंट्रोल जो है, न्यूट्रल कंट्रोल वाला जो पार्ट है, बहुत इजीली क्या हो जाता है, ये काम इसमें हम लोग कर लेते हैं। न्यूट्रल कंट्रोल करना रहेगा, स्विच वगैरह को हम लोग न्यूट्रल में बहुत इजीली लगा लेते हैं, है ना। लेकिन ये कभी भी क्या है, नहीं, हमको नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा ही किसमें रखना चाहिए, हमको हमेशा ही किसमें, फेज कंट्रोल रहना चाहिए। हमारा जो स्विच है वो हमेशा क्या होना चाहिए, फेज कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो क्या है यार, अच्छा, ओके ओके, देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, और हमारा आंसर, हमको आंसर पता होते हुए भी गलत हो जाता। कैसे। क्वेश्चन कह रहा है द स्विच यूनिट नीड नॉट टू बी, नीड नॉट बी, नॉट मैंने पढ़ ही नहीं पाया जल्दबाजी में। तो कहाँ पे हमको कनेक्ट नहीं करना है, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो भी स्विच बोर्ड रहता है वो कभी भी न्यूट्रल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, फेस कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रल कंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायर हैव वेरी लॉन्ग लाइफ। किस टाइप की जो वायरिंग है, हमारे पास वायरिंग है कंडुइट वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग और क्लीट वायरिंग। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि जो क्लीट वायरिंग है, जो बैटन वायरिंग है, ये हमारे ओल्डर डेज में, है ना, पुराने समय में हम यूज करते थे।
कंडुइट वायरिंग भी क्या है, हम लोग आजकल के समय में इतना ज़्यादा कंडुइट वायरिंग भी आपको देखने नहीं मिलेगा, ऑल्दो देखने को मिलता है। अ, जो सबसे ज़्यादा जिसकी लॉन्गर लाइफ रहती है वो रहती है केसिंग। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। कंडुइट वायरिंग आपको क्या मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी हर जगह। केसिंग एंड कीपिंग वायरिंग आजकल क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई है ना। ऑल्दो जो पुराने घर हैं जो 20-30 ईयर्स पहले के घर हैं, उसके अंदर आपको केसिंग एंड कीपिंग वायरिंग ही देखने को मिलने वाली है। बट जो नए जो जितने भी घर बन रहे हैं जहाँ पे भी थोड़ा एस्थेटिक लुक चाहिए आपको, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसील्ड कंडुइट वायरिंग कर रहे हैं, है ना। कंसील्ड कंडुइट वायरिंग। ये कंसील्ड कंडुइट वायरिंग क्या चीज़ है, कंसील्ड कंडुइट वायरिंग जो होती है हमारी, ये हमारे जो वॉल रहती है उसके अंदर रहती है और हमको नज़र नहीं आती है। ठीक है। अब इसमें इसकी लॉन्गर लाइफ होने का पहला रीज़न तो ये हो गया क्योंकि ये क्या नहीं होती, एक्सपोज नहीं होती टू द सन। ठीक। कोई भी मॉइस्चर वगैरह से एक्सपोज नहीं होती, इस वजह से इसकी जो लाइफ रहती है वो लंबी हो जाती है ना। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा दिखता है, अपीयरेंस अच्छा रहता है, बढ़िया लगता है देखने से। चलो। इन एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग द फ्यूज शुड बी प्लेस्ड। किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जब हम लोग फ्यूज रहेगा, उसको फ्यूज को हमको कहाँ प्लेस करना चाहिए, इन लाइव वायर और फेस वायर, इन अर्थ वायर, इन न्यूट्रल वायर और लैम्प डायरेक्टली। देखो, जैसा कि हम लोग ने बात किया था स्विच की, तो स्विच में भी हम लोग ने कहा था क्या, कि स्विच जो रहता है हमारा हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, स्विच शुड बी फेस कंट्रोल्ड। दिस मीन्स दैट जो स्विच हम लोग लगाएंगे उसको हमको हमारे लाइव वायर में या फेज वायर में लगाना है। ठीक। सिमिलरली जब हम लोग फ्यूज लगाएंगे तो फ्यूज भी हमको किस में लगा के रखना है, फ्यूज भी हमें क्या करना है, हमें लगाना है किसमें, लाइव वायर या फेज वायर में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है। ठीक। याद रखना है, स्विच हो या फ्यूज हो, ये हमेशा किस में रहना चाहिए, फेज में या लाइव वायर। Okay, moving on to our next question, that is moisture content in the soil dash the soil resistance। देखिए जो सॉइल का रेजिस्टेंस है, सॉइल रेजिस्टेंस, दैट सॉइल रेजिस्टेंस इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। जैसे जैसे आपका मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, हाँ मतलब कहने का मतलब है सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है या मौजूद है, तो हमारा जो सॉइल का ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीजेस। इस वजह से आप देखे होंगे जो अर्थिंग जहाँ पे रहती है, जो पिट हम लोग बनाते हैं ना, उसके अंदर चारकोल वगैरह सैंड वगैरह सब चीज़ हम लोग डाल के रखते हैं, प्लस कई सारे जो रहते हैं उसमें हम लोग कहते भी हैं कि पानी डाल देना चाहिए, पानी डालना चाहिए। वो किस वजह से, ताकि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट उसका बढ़ा रहे, और जो कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहेगा तो सॉइल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका अर्थिंग रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर द मेटल केस इज कनेक्टेड। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक। कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगा, ये बेस पे रखता है, रखा रहता है। ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है, मस्त बना लिया, बढ़िया दिख रहा है। ये इलेक्ट्रिक हीटर का जो ये जो मेटल केस है, जो मेटल केस है, ये किससे कनेक्टेड होता है, तो ये जो वायर आती है हमारी इस मेटल केस को जो ले आती है, वो इसको कनेक्ट कराती है अर्थ से, अर्थ वायर से। ठीक। अर्थ वायर से कनेक्ट कराने का रीज़न क्या है, अर्थ वायर से कनेक्ट कराने का रीज़न ये है कि जो ऑपरेटर है उसको क्या ना लगे, शॉक ना लगे, ऑपरेटर या जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसको शॉक ना लगे। क्लियर। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, और अर्थिंग का यूज़ करने का बेसिक पर्पज यही होता है। नेक्स्ट, इन टू पिन प्लग विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज एब्सेंट। दो पिन वाले जो प्लग रहते हैं हमारे पास, जो हमको देखने को मिलते हैं स्विच बोर्ड वगैरह में, वो उसमें क्या चीज एब्सेंट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट। न्यूट्रल एब्सेंट है, अर्थ एब्सेंट है, फेज एब्सेंट है, या लाइन एब्सेंट है। तो देखो फेज और लाइन तो सेम चीज है,
है ना। न्यूट्रल तो हमारे पास एक फेज एक न्यूट्रल रहता ही है, तो एब्सेंट क्या रहता है, अर्थ। और अगर वही अर्थ आ जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाता है, थ्री पिन बन जाता है। अगर वही अर्थ अवेलेबल है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, थ्री पिन बन जाएगा। और ये जो अर्थ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा दैट विल बी मोर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्वीप ऑफ सीलिंग फैन इज इंडिकेटेड बाय। स्वीप का मतलब क्या है, स्वीप मीन्स जब कोई सीलिंग फैन ऐसा अवेलेबल है हमारे पास ना, तो जब ये गोल घूमेगा तो ये जो पूरा एरिया जो जो भी ये कवर करेगा वो हमारा क्या है, स्वीप है। उसको हम लोग किस में इंडिकेट करते हैं, एमएम में, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में। किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, मीटर भी बहुत दूर की बात है। कंफ्यूजन होगा आपका एमएम और सेंटीमीटर में। तो हम लोग ने शुरुआत में देखा था कि जो हमारा एयर डिलीवरी होता है वो किस में होता है, मीटर क्यूब पर मिनट में होता है। ठीक, ये किस में है, मीटर क्यूब में है, इसका ध्यान रखना। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जो स्वीप है वो किस में होती है, तो स्वीप कभी भी मीटर में नहीं रहेगी, स्वीप रहती है मिलीमीटर में। ठीक, आप कोई भी फैन लेने जाओगे तो ऐसा लिखा रहेगा 1200 mm। क्लियर। ध्यान रखना जो हमारे घर में हम लोग सीलिंग फैन यूज करते हैं वो जनरली क्या होता है, 1200 mm का रहता है। ठीक, एग्जॉस्ट फैन रहता है 300 mm के आसपास का, स्वीप उसका बोल रहा हूँ मैं। क्लियर। अभी के समय में जो हम लोग फैन यूज करते हैं वो कौन सा फैन नया जो आया है, वो है क्या हमारा BLDC फैन। BLDC फैन ब्रशलेस डीसी मोटर फैन होता है। ठीक है, पहले के समय में जो फैन होते थे वो क्या होते थे, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर उसमें लगा होता था, है ना। अभी के समय में जो फैन आ रहे हैं हमारे, क्या आ रहे हैं, BLDC फैन आ रहे हैं, और इसमें साथ में रिमोट भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लायर्स फ्यूज which is provided in domestic wiring system is आफ्टर द एनर्जी मीटर, बिफोर द एनर्जी मीटर, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आफ्टर द मेन स्विच। तो जो सप्लायर्स क्या है, फ्यूज है। सप्लायर्स फ्यूज मतलब हमारे लिए सप्लायर कौन है, जैसे कि मैं रह रहा हूँ मान लो यूपी में, सीजी में, तो वहाँ की जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है, हमारी सप्लायर है। और सप्लायर का जो फ्यूज रहता है ये कहाँ पे लगा रहेगा, तो हमारे घर में पहले तो सर्विस वायर आएगी। ठीक, सर्विस वायर आती है, वो जाती है एनर्जी मीटर में, हो जाती है एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर से निकलने के बाद वो जाएगी कहाँ पे, वो जाएगी फिर फ्यूज में। क्लियर। तो आंसर होगा हमारा आफ्टर द एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बाद लगे रहता है हमारा क्या, सप्लायर्स फ्यूज। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक एसएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड। किसी अर्थ पिट के अंदर जब हम उसको गड्ढा वगैरह प्रॉपरली कर लेते हैं तो जो उसका पिट रहता है उसके अंदर जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है उसको हम कैसे डालेंगे, वर्टिकली डालना है, हॉरिजॉन्टली डालना है, 45 डिग्री के एंगल में डालना है हमको उसको, या इंक्लाइंड एट एनी एंगल अदर देन 45 डिग्री। तो अर्थ पीट के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रोड डालोगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसको आप वर्टिकल रखोगे, है ना। देखना आपके पास अर्थिंग पाइप, अर्थिंग प्लेट, अर्थिंग आप पढ़ते हो उसमें जब भी आप देखो, चाहे पाइप हो चाहे प्लेट, वो हमेशा क्या रहता है, वर्टिकल ही रखा हुआ है ना। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग ऐसी कुछ रहेगी, तो वो क्या रहती है, हमेशा हमारी वर्टिकल ही रखी हुई रहती है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। Question number 63. Which of the following wiring is suitable for lighting in low voltage installation? लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन में हम कौन से टाइप की वायरिंग हमारे लिए सूटेबल होगी। पहला कह रहा है सरफेस कंडुइट वायरिंग, फर्स्ट वन इज सरफेस कंडुइट वायरिंग। सेकंड बोल रहा है कंसील्ड कंडुइट वायरिंग। थर्ड कह रहा है टीआरएस वायरिंग। फोर्थ कह रहा है केसिंग वायरिंग, केसिंग केपिंग की बात हो रही है। ठीक है? तो क्या होगा हमारा आंसर,
हमारा आंसर होगा, क्योंकि बहुत लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे टीआरएस वायरिंग करेंगे। ठीक। अभी के समय में हम उतना नहीं करते हैं टीआरएस वायरिंग, बट क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे सिलेबस जिस तरीके से डिजाइंड है, जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो पुराने समय की चीज़ें हैं काफ़ी सारी, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमको लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन में टीआरएस वायरिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल वायरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर, चैनल वायरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर, क्या करने के लिए किया जाता है, सॉरी, इज मेड अप ऑफ, चैनल वायरिंग मटेरियल इज मेड अप ऑफ किस चीज का बना होगा, रबर का, मेटल का, पीवीसी का, या वुड का। तो चैनल वायरिंग में क्या रहती है, पीवीसी रहती है। ओके, चैनल वायरिंग में क्या रहती है हमारी, पीवीसी मटेरियल का हम यूज करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वायरिंग is are used to draw TRS cable on teak wood, कौन सी वायरिंग के अंदर हम लोग टीआरएस केबल का यूज करते हैं और उस टीआरएस केबल को हम लोग टीक वुड के बैटन के ऊपर प्लेस करते हैं, ऐसे ऐसे ग्रूव्स कटे रहते हैं, ग्रूव्स के अंदर ऊपर ऐसे वायर रखा रहता है और क्लीट्स लगे रहती हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बैटन, क्योंकि ये जो मेटल का पी ये जो आए लकड़ी का टुकड़ा है, इसी को हम क्या कहते हैं, बैटन। तो ये होती है हमारी किसमें, बैटन वायरिंग में। ओके, सो बैटन वायरिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ डैश इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टू जॉइन सम कंडक्टर एंड प्रोवाइड डिफरेंट पाथ फॉर डिफरेंट कंडक्टर, क्या हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में कुछ कंडक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड डिफरेंट पाथ टू डिफरेंट कंडक्टर्स को डिफरेंट पाथ प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे घर में एक बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं जंक्शन बॉक्स। उस जंक्शन बॉक्स में आपके पास सप्लाई आती है, आप वहां से सप्लाई से फिर क्या करते हैं, और वेरियस जगह पे विद द हेल्प ऑफ एमसीबीज आप अलग अलग सब सर्किट में सप्लाई भेजते हैं। ठीक, तो क्या होगा, हमारा आंसर होगा जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स के अंदर बस बार भी अवेलेबल रहता है, उस बस बार से क्या कर सकते हैं, आप टैपिंग लेते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ द साइज ऑफ अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाय, अर्थ वायर का साइज किससे डिटरमाइन किया जाता है, गुड क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बॉडी साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन की क्या बॉडी साइज है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा बोल रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। थर्ड इज एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द वायर, कितनी वायर की एम्पियर कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा अर्थ वायर का साइज। और फोर्थ बोलता है वोल्टेज, तो वोल्टेज के ऊपर तो पहली बात है, कभी भी कोई भी वायर का जो वो है साइज है, मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज, वो डिपेंड करता है हमारे एम्पियर कैपेसिटी पे कि कितनी एम्पियर कैपेसिटी मुझे फ्लो करानी है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिसाइड करता हूँ। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये डिसाइड करता है क्या, करंट, और कितना इंसुलेशन रहेगा इसको डिटरमाइन करता है वोल्टेज। फिर ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मिनिमम साइज ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इन डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग की हम बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन ऑलरेडी कराया भी हुआ होगा। डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर हम लोग या तो यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम का, या तो यूज कर सकते हैं कॉपर का। अगर आप कॉपर यूज कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा 1 mm स्क्वायर में, और अगर आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो तो आपको 1.5 स्क्वायर का कम से कम वायर यूज करना ही करना है। पावर सर्किट रहेगी तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। और एल्यूमिनियम के लिए पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
How many earth connections are required for a motor frame as per IE rule 61? तो IE रूल 61 कहता है कि कोई मोटर है अगर, तो उसको हमको क्या करनी है, उसको अगर हम लोग अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एटलीस्ट दो अर्थ कनेक्शन हमको, दो डिस्टिंक्ट और सेपरेट अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, एज पर आई रूल 61। अब ये भी कह सकता है कि ये एक कौन से डैश आई रूल के तहत हम किसी भी मोटर फ्रेम को क्या करेंगे, दो सेपरेट और डिस्टिंक्ट अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे। कौन सा आई रूल नंबर, तो वो आई रूल नंबर होगा 61। दूसरा, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि आई रूल नंबर 61 है, वो किसके बारे में बात करता है, कितने अर्थ कनेक्शन हमको प्रोवाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस इन अ मोटर फ्रेम। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी, एंड डिस्टिंक्ट अर्थ कनेक्शन। चले, तो ये हमारा आज का 20th क्वेश्चन, दैट इज एज पर आईई रूल द नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर शुड नॉट बी लेस देन डैश mm² इफ कॉपर इज यूज्ड इन सब सर्किट वायरिंग। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर आप कॉपर वायर का यूज कर रहे हो तो कॉपर वायर का यूज करते समय आपको 1 mm² का एटलीस्ट कॉपर वायर होना ही चाहिए, और अगर आप एल्यूमिनियम का वायर यूज कर रहे हो तो 1.5 mm² का वायर हमको यूज करना पड़ता है मिनिमम। तो यहाँ तो हमसे कॉपर के बारे में बात किया, तो कॉपर के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द चीप एंड टेम्पररी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज। चीप, पहली बात तो जब भी आपको नजर आए चीप और साथ ही साथ आए आपको नजर टेम्पररी, तो चीप और टेम्पररी जब भी नजर आए तो आपको क्या याद करना है कि हमें कौन सी वायरिंग करनी है, तो हमें इसमें हम कर सकते हैं क्लीट वायरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन नंबर सी, क्लीट वायरिंग। जहाँ पे भी टेम्पररी वायरिंग की बात आएगी वहां पे आप किसकी बात करेंगे, क्लीट वायरिंग की बात करेंगे। ओके, जहाँ पे भी परमानेंट वायरिंग, जहाँ पे भी मोस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वायरिंग, सबसे ज्यादा सेफ वायरिंग, वो किस में आ जाएगी, हमारी कंसील्ड कंडुइट वायरिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थिंग स्विच इज यूज्ड फॉर, अर्थिंग स्विच हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मेजरिंग ऑफ सेफ्टी वोल्टेज, सेफ्टी वोल्टेज को मेजर करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रॉम ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट से बचाने के लिए इक्विपमेंट के लिए, और थर्ड है डिस्चार्ज ऑफ रेसिडुअल एनर्जीज, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा हमारा ये, तो अर्थिंग जो स्विच होती है, अर्थिंग स्विच, अर्थिंग स्विच जो हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कि देखो कोई भी रेसिडुअल चार्ज अगर रह गया, रेसिडुअल चार्ज रह गया, वो रेसिडुअल चार्ज आपको क्या कर सकता है, आपको शॉक दे सकता है। तो उस रेसिडुअल चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या काम आता है, ये हमको रेसिडुअल चार्जिंग, जैसे मान लो एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है, सीटीपीटी जो भी मान लो। ठीक है, ट्रांसफार्मर के यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे लिए, तो हमारे पास एक सर्किट ब्रेकर रहेगा, हमारे पास आइसोलेटर रहेगा, मतलब ये दोनों साइड अवेलेबल रहते हैं, सर्किट ब्रेकर रहते हैं, आइसोलेटर रहते हैं, अर्थ स्विच रहता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको किसमें, ऑन कंडीशन में, ऑन कंडीशन में ऑपरेट करना होता है। आइसोलेटर क्या है, वो क्या करता है, ऑफ कंडीशन में वो ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ऑन कंडीशन में सर्किट ब्रेकर, देन ऑफ कंडीशन में आइसोलेटर, और कुछ भी वर्क करने से पहले हमको अर्थिंग करना है, अर्थ को क्या करना है, अर्थ स्विच को, अर्थिंग स्विच को हमको ओपन करना है। ओपन करने का मतलब उसको अर्थ कर देना,
अर्थ करने से जो भी हमारे ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर है उसके अंदर जो भी रेसिडुअल एनर्जीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत ही जरूरी है आपको पता होना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग हमारे पास ऑप्शन है पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और रॉड अर्थिंग। पाइप और रॉड मतलब एक ही हो गया, पाइप, प्लेट एंड रॉड अर्थिंग। तो जो सबसे इजी होती है वो हमारी क्या होती है, रॉड अर्थिंग होती है ना। सबसे इजी क्या होती है हमारे लिए, रॉड अर्थिंग। रॉड को गाड़ना है, उसमें टर्मिनल्स वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो रॉड अर्थिंग इज द चीपेस्ट है। डैश अर्थिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग एज एंड इज वेरी चीप इन कॉस्ट। कौन सी टाइप की अर्थिंग सबसे बेस्ट है और सबसे सस्ती है, तभी हम लोग ने देखा कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग है वो हमारे लिए पाइप अर्थिंग है। ओके, पाइप अर्थिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग। साथ ही साथ ये चीप भी है, साथ ही साथ क्या है, चीप भी है। और सबसे चीपेस्ट क्या है, सबसे चीपेस्ट हमारे पास रॉड अर्थिंग है। ओके, वायर गेज इज यूज टू मेजर द डैश ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर का हमको क्या मेजर करना रहता है वायर गेज से, देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लंबाई से मतलब है, ना ब्रेड्थ से ना हाइट से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है उसके साइज से। ठीक है, तो वायर गेज जो रहता है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन इंडिया द स्टैंडर्ड वोल्टेज एट विच द पावर सप्लाई अथॉरिटीज डिलीवर पावर टू द कंज्यूमर आर जनरली डैश फॉर थ्री फेज एंड फोर वायर। देखो, हमको क्वेश्चन पूरा पढ़ना था, अगर हम लोग यहीं तक रुक जाते तो हम लोग सिंगल फेज भी इसको सोच सकते थे, है ना। बट क्वेश्चन में ही साफ साफ बोल रहा है कि थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के लिए कितना होता है। तो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के लिए 415 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स, 415 वोल्ट 50 हर्ट्स। ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए बिकॉज इसमें 60 हर्ट्स है और हम लोग 60 हर्ट्स पे ऑपरेट नहीं करते हैं। 220 वोल्ट, 230, 220 टू 240 वोल्ट जो रहता है हमारा सिंगल फेज के लिए है, थ्री फेज के लिए 415 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज। अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, तो हमारे अर्थ का पोटेंशियल हम लोग लेते हैं जीरो। अर्थ का पोटेंशियल हमारा क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है ऐसा मान रहे हैं हम लोग, इस वजह से उसको हम लोग जीरो ले लिए। इन प्रैक्टिस अर्थ इज चूजन एज अ प्लेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका जो वैल्यू हर जगह क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो नॉन कंडक्टिंग है ऐसा नहीं है, इजीली अवेलेबल है ऐसा भी नहीं है, चार्ज डेली लूज करता है डेली गेन करता है ये भी नहीं, हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक पर्पस ऑफ अर्थिंग इज। द बेसिक पर्पस ऑफ अर्थिंग इज, क्या है बेसिक पर्पस अर्थिंग का, टू अवॉइड फॉल्ट, फॉल्ट तो बचाने के लिए कोई काम नहीं आता। टू अलाउ करंट टू फ्लो इन द सर्किट, करंट को फ्लो कराने के लिए भी काम नहीं आता है। टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, बिल्कुल सही। तो जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति उसको किसी भी डिवाइस को, चाहे वो मशीन ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी डेली अप्लायंस भी हो, उसको उसमें क्या ना लगे, शॉक ना लगे, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करके रखे हैं, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट दी ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अर्थिंग हमको किससे प्रोटेक्शन बचाता है, अर्थिंग हमको वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बताता है क्या, तो नहीं बताता। अर्थिंग हमको ओवरलोडिंग से बचाता है क्या, नहीं बचाता। अर्थिंग हमको बताता है केवल इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है,
जो पर्सनल इसको यूज कर रहा है, जो पर्सन इसको यूज कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। ओवरलोडिंग वगैरह आप किससे करोगे, आप इसको प्रोटेक्शन के लिए आप फ्यूज ले सकते हो, आप इसके लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ले सकते हो, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ले सकते हो, एमसीसीबी। ठीक। आरसीसीबी क्या होता है, आप जानते हो क्या? आरसीसीबी या ईएलसीबी को पढ़िए, ईएलसीबी आरसीसीबी पढ़िए, है ना। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, आरसीसीबी हमारा क्या चीज़ है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, क्यों यूज़ करते हैं, हाउस में यूज़ होता है, होम्स में, हमारे घरों में यूज़ होता है, और क्या इसका पर्पस है ये जानिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोग फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग और क्वेश्चंस, और वो मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रिकल आई रूल्स और हाउस वायरिंग की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए और आरआरबी जेई एग्जाम को क्लियर करिए। ओके, बाय।